दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी चंदू चैंपियन, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में मुरलीकांत पेडकर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाकर भारत के राष्ट्रपति पर चीटिंग का केस करने को कहता है। तब वहाँ का इंस्पेक्टर सचिन कामले उनसे पूछता है कि राष्ट्रपति ने आपके साथ कौन सी चीटिंग करी है, जिसपे मुरलीकांत बताते हैं कि 40 साल पहले राष्ट्रपति ने मुझे अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया है और ये अवार्ड मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। दरअसल कुछ समय पहले दूसरे गांव के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसके बाद से उसके गांव का काफी विकास होने लगा, लेकिन मेरे गांव की हालत आज भी वैसे की वैसी है। न रोड है, न लाइट और न टॉयलेट, इसलिए अब मुझे सरकार से अर्जुन अवार्ड चाहिए मेरे गांव के वास्ते। तब इंस्पेक्टर सचिन कहता है कि देखो काका, उस बात को 40 साल हो गए हैं और अब आपको अवार्ड कौन देगा। जिसपे मुरलीकांत का बेटा बोलता है कि कौन देगा, मतलब काशाभाऊ जादव को भी तो अभी अवार्ड मिला है। वो बताता है कि काशाभाऊ जादव स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे। फिर वो पुलिस वाला उनकी पूरी कहानी पूछता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 1952 का सीन देखते हैं, जहाँ कराड़ स्टेशन पर काशाभाऊ जादव जी का स्वागत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसी भीड़ में मुरली भी अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर उनका स्वागत कर रहा था। तभी मुरली डिसाइड कर लेता है कि वो भी इन्हीं की तरह भारत के लिए मेडल लाएगा। फिर एक दिन मुरली के टीचर उससे पूछने लगते हैं कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तब मुरली कहता है कि मैं चैंपियन बनूंगा और ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इसी कारण उसके गाँव के लड़कों से लड़ाई भी हो जाती है कि तुम लोग मेरे सपनों पर हंसते क्यों हो। खैर, ये सब देखकर मुरली का बड़ा भाई उसे गणपत भाऊ के पास ले आता है, जो कि एक कुश्ती अखाड़ा चलाया करते थे, और फिर मुरली उन्हीं के पास कुश्ती सीखने लगता है। फिर कई साल मुरली ने उसी अखाड़े में बिता दिए थे। अब ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो अपने पिता की तरह टेलरिंग करता था। अब एक रोज गणपत भाऊ अखाड़े में आकर अपने पहलवानों से कहते हैं कि पड़ोस वाले गाँव में एक अमीर आदमी का लड़का, जो कि मेरा भांजा लगता है, उसका नाम तगड़ू है, वो कल कुश्ती में उतरने वाला है और उससे तुम्हें लड़ना है, लेकिन उसे हराना नहीं है बल्कि जिताना है, ताकि उन लोगों की इज्जत बची रहे। अब ये बात सुनकर सभी पहलवान लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके गांव में इज्जत है और नए पहलवान से हार कर वो इज्जत अपनी गांव में गंवाना नहीं चाहते थे। तब सारे पहलवान मुरली को तगड़ू से लड़ाने के लिए कहते हैं। असल में भले ही मुरली सालों से अखाड़े में ही रह रहा था, लेकिन अभी तक गणपत भाऊ ने उसे दाव पेच नहीं सिखाए थे, इसलिए उन्हें लगता है कि पक्का मुरली तगड़ू से हार जाएगा। फिर अगले दिन मुरली अपने पिता से एक कुश्ती लड़ने की परमिशन ले रहा होता है, जहाँ कुश्ती का नाम सुनते ही उसके पिता उसे काफी मारते हैं और कहते कि आज तेरी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, अगर तू उसमें पास हो गया तो तू कुश्ती लड़ने जा सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ दुकान चलेगा। जिसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मुरली इस बार भी फेल हो गया है, लेकिन तब तक मुरली वहाँ से कुश्ती लड़ने के लिए भाग जाता है और फटाफट से कुश्ती अखाड़ा पहुंचकर प्रतियोगिता में उतर जाता है। यहाँ आए सभी लोगों को विश्वास था कि आज तगड़ू ही जीतेगा और वो मुरली के आने पर उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर मुरली को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को प्रूफ करने के लिए तगड़ू को उठाकर फेंक देता है। अब ऐसा होते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और तगड़ू हार जाता है, जो देखते तगड़ू के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तूने अच्छा नहीं करा गणपत, मेरे नए पहलवान बेटे को तूने एक पुराने और बेहतरीन पहलवान से लड़ाकर बहुत गलत किया। जिसके बाद तगड़ू का पिता अपने आदमियों को मुरली को मारने के लिए कहता है। तब मुरली उन आदमियों से बचकर भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ने लगता है। उसी समय ट्रेन से एक कर्नल नाम का आदमी हाथ बाहर निकालकर मुरली को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मुरली की सारी कहानी जानने के बाद कर्नल कहता है कि अगर तुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है तो तुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। हमारे मिल्खा सिंह जी ने भी यही करा था और मैं भी बॉक्सिंग में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब अगले दिन आर्मी की भर्ती होती है, जहाँ कर्नल के साथ मुरली भी पहुँच जाता है और ये दोनों काफी फिट थे, इसलिए आराम से इनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे उन सबको ट्रेनिंग के लिए सिकंदराबाद भेजा जाता है, जहां उन्हें एक आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग देने लगते हैं और वो सभी लोगों को नमूना कहकर बुलाते थे। अब काफी दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद सभी लोग काफी अच्छे सोल्जर बन जाते हैं और एक रात मुरली सभी लोगों को बताता है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा और अपने भारत का नाम ऊंचा करूंगा। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और अब ऐसा मुरली के साथ पहली बार तो नहीं हो रहा था, तो सबकी हंसी सुनकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है
और वो झगड़ा करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं जो ये सब देख लेते हैं और वो मुरली को सजा के रूप में भरी बारिश में घर वापस जाने के लिए कहते हैं। तब मुरली कहता है कि सर मैं घर वापस नहीं जा सकता, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है, भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है और मैं कुश्ती से गोल्ड मेडल लाऊंगा। तब ऑफिसर बताता है कि वो खेल तो अभी उसमें शामिल ही नहीं है। हालांकि मुरली की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर ऑफिसर उसे सुबह 6 बजे बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मिलने को कहते हैं। फिर अगली सुबह मुरली वहां पहुंच जाता है और ऑफिसर उसे टाइगर अली नाम के आदमी से मिलाते हैं जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर है। तब ऑफिसर बताता है कि ये नया खिलाड़ी है और मुरली कहता है कि मैं पहले पहलवानी करता था लेकिन अब मुझे ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए बॉक्सिंग करनी है। तब टाइगर कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन करा खेलना शुरू कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है बॉक्सिंग, तुम यहाँ से चले जाओ। तब मुरली टाइगर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। तब टाइगर कहता है कि तुझे हमारे एक बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा और अगर तूने उसे 1 मिनट के अंदर एक भी पंच मार दिया तो मैं तुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मुरली उस आदमी से बॉक्सिंग करने लगता है और आखिरी बचे 5 सेकंड में वो उसे पंच भी मार देता है जिसमें उसकी मदद कर्नल ने की थी। फिर अगले दिन से मुरली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और टाइगर अली मुरली को छोटा टाइगर नाम दे देते हैं क्योंकि उन्होंने भी ऑफिसर की तरह ही मुरली की आंखों में अपने गोल के प्रति एक जुनून देख लिया था। जिसके बाद वो उस पर काफी ध्यान भी देने लगे थे और काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुरली बॉक्सिंग में काफी अच्छा हो गया था और उसने काफी फाइट भी जीत ली थी। जिसके बाद उसका जापान के समर ओलंपियाड में सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगले दिन उन्हें जापान निकलना था और वो सभी प्लेन में जाने वाले थे। अब प्लेन में चढ़ते समय मौसम काफी खराब दिख रहा था और बिजली कड़क रही थी तो मुरली को लगता है कि ये प्लेन उड़ते ही फट जाएगा, इसलिए वो डर के मारे टाइगर के पास जाकर कहता है कि सर हम कल चले क्या। जिसपे टाइगर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, कल सुबह नाश्ता करके चलेंगे, ये एयर इंडिया अपने बाप का तो है। और फिर वो उसे डांट कर प्लेन में बैठा देते हैं। अब प्लेन के स्टार्ट होते ही मुरली डर के मारे खुद तो चिल्लाता ही है और उसका डर देखकर बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। फिर जैसे प्लेन हवा में उड़ता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद अब जापान पहुंचने के बाद वहाँ सभी टीमों का आपस में गेट टुगेदर हो रहा था। तब टाइगर अली मुरली और कर्नल को एक लड़के से मिलाते हैं जिसका नाम नयनतारा होता है और वो एक जर्नलिस्ट थी। अब पहली बार किसी लड़की को देखकर मुरली काफी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन से टाइगर अली मुरली को सभी आई टीमों के प्रैक्टिस मैच दिखाते हुए उनकी कमजोरी और ताकत के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद मुरली का पहला मैच होता है और वो उसे बड़ी आसानी से जीत जाता है क्योंकि उसकी तैयारी काफी मजबूत थी। फिर उसी तरह वो कई सारे मैचेस को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है जिसे देखकर नयनतारा हैरान हो जाती है और वो मुरली का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। तब टाइगर अली इंटरव्यू देने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें युगांडा का अगला मैच देखना है जो मुरली से कल लड़ेगा। लेकिन मुरली टाइगर अली की बात नहीं मानता और नयनतारा को इंटरव्यू देने चले जाता है क्योंकि वो तो उस पे फिदा था। अब इधर टाइगर अली अकेला बैठकर युगांडा वाले प्लेयर का पूरा मैच देखता है और शाम को मुरली के आने पर उसे कहता है कि तुझे इसका मैच देखना चाहिए था, अगर कल के मैच में तेरी जरा से भी नजर हटी तो ये युगांडा का प्लेयर तेरा वो बुरा हाल करेगा जिसे मैं तुझे बता भी नहीं सकता। अब अगले दिन मुरली का मैच युगांडा के सबसे खतरनाक प्लेयर से होता है जो कि अभी तक किसी से भी नहीं हारा था और हम यहाँ देखते हैं कि मुरली बार बार नयनतारा को ही देखे जा रहा था जिससे उसका फोकस बॉक्सिंग मैच में काफी कम था और इस चीज को टाइगर अली भी नोटिस करते हैं। इसके बाद पहला राउंड जैसे तैसे पूरा होता है और दूसरे राउंड में युगांडा का प्लेयर मुरली को ऐसा पंच मारता है जिससे मुरली नॉकआउट हो जाता है और वो ये मैच हार गया था। अब मुरली का सपना चूर चूर हो जाता है जिसके बाद उसकी जम्मू में पोस्टिंग हो जाती है। यहाँ टाइगर अली और कर्नल भी होते हैं पर टाइगर अली ने मुरली से कई महीनों से बात नहीं करी थी। फिर एक दिन मुरली भागता हुआ टाइगर अली के पास आता है और कहता है कि सर मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया है और पूरे एशिया में मेरी रैंक नंबर 1 आई है क्योंकि युगांडा का प्लेयर तो अफ्रीका से था। जिसपे टाइगर कहता है कि अच्छी बात है लेकिन अब मैं तुझे ट्रेन नहीं करूंगा। मुरली कहता है कि सर इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आप एक मौका देकर तो देखिए। तब टाइगर बताते कि मेरा सपना भी था कि ओलंपिक्स खेलकर भारत के लिए मेडल लाऊं लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया। फिर मुझे तू दिखा, तेरे जज्बे को देखकर लगा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा तो तू देश के लिए मेडल ला पाएगा और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तू भी ठुस निकला। तभी वहाँ दुश्मन सेना अटैक कर देती है और फाइटर जेट्स सभी सोल्जर पर फायरिंग करने लगती है जिसमें मुरली का पक्का दोस्त कर्नल मारा जाता है और टाइगर अली काफी घायल हो जाते हैं।
तब मुरली उन्हें एक सेफ जगह लेकर जाता है और वहाँ से दोबारा दुश्मनों पर फायरिंग करने लगता है। तभी उसे भी गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके 2 साल बाद 1967 में उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में मुरली की आंख खुलती है और उसे देखने एक ब्रिगेडियर साहब आए होते हैं। वो डॉक्टर से मुरली के बारे में पूछते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि सोल्जर को 9 गोलियां लगी थी, जिसमें से हमने 8 गोली तो निकाल दी है, लेकिन एक गोली अभी भी उसके शरीर में है, जिस वजह से वो अपनी टांगे हिला तक नहीं सकता। फिर ब्रिगेडियर मुरली के पास जाते हैं तो मुरली उनका गला पकड़ लेता है, जिसे ब्रिगेडियर छुड़ा तक नहीं पा रहे थे। दरअसल मुरली को ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है और उसके सामने पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। तब ब्रिगेडियर उसे झंडे की तरफ हाथ दिखाकर इशारा करते हैं कि वो इंडिया में है। तब जाकर मुरली उनका गला छोड़ता है और ब्रिगेडियर कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे हाथ में काफी दम है। फिर ब्रिगेडियर मुरली को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, जहाँ उसकी 9वीं गोली निकालने का ऑपरेशन करा जाएगा। यहीं उसकी मुलाकात एक तपस नाम के आदमी से होती है, जो उसे कहता है कि अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो तो मुझे बता देना, और हाँ, अगर तुम्हें जुए में पैसे लगाने हो तो वो काम भी मैं कर देता हूँ। फिर मुरली का ऑपरेशन भी हो जाता है और उससे मिलने उसकी माँ और बड़ा भाई आए होते हैं। तब मुरली को पता लगता है कि उस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, वो गोली अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी में अटकी हुई है, जिस वजह से वो अब कभी चल नहीं पाएगा। ये सुनकर मुरली काफी रोने लगता है। फिर हम मुरली और उसके बड़े भाई को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और अब वो तुझे स्विमिंग करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे तू जल्द से जल्द चलने के लिए रिकवर हो जाएगा। तेरे लिए स्विमिंग करना ही अच्छा रास्ता है। लेकिन मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि यहाँ पर तेरा सभी ध्यान रखने वाले हैं, मगर घर पर तेरा ध्यान कौन रख पाएगा। मैं और पिताजी तो दुकान चलाने जाते हैं और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो तुझ पर ध्यान कैसे दे पाएंगी। अब ये बात मुरली समझ जाता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। हालांकि अपने घर वालों के जाने के बाद वो काफी ज्यादा रोता है और इसके बाद मुरली को अपनी लाइफ जीने में कोई मजा नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुरली का बर्थडे होता है और तपस कहता है कि आज तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं ला कर दूंगा। तब मुरली तपस से दारू की बोतल मंगाता है और तपस रात को मुरली को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर एक पेड़ के नीचे दारू पिलाने लगता है। फिर तपस उसे जुए के बारे में बताता है तो मुरली अपने पास रख के सारे पैसे दे देता है और कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरा कितना साथ देते हैं। जाओ ये सारे पैसे इक्की दुक्की तिक्की पर लगा दो। ये सुनकर तपस कहता है कि आज तक ये नंबर किसी का भी नहीं आया है। मुरली कहता है वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरा साथ दे भी रहे हैं या नहीं। फिर तपस के जाते ही मुरली नींद की 30 गोलियां दारू के साथ गड़क जाता है, क्योंकि उसने नर्स के मुंह से सुना था कि ऐसा करने पर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। उधर तपस ने मुरली के बताए नंबर पर पैसे लगा दिए होते हैं और उसकी लॉटरी भी निकल जाती है। वो 100 रुपए का 40,000 रुपए बना लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से मुरली के पास जाता है तो मुरली यहाँ बेहोश पड़ा था। तब तपस उसे किसी तरह से उठाता है और उठते मुरली उल्टी कर देता है, जिस वजह से सारी गोलियां बाहर आ जाती है और मुरली की जान बच जाती है। अब इसी दिन से मुरली तय करता है कि वो जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद वो स्विमिंग सीखने लगता है और एक दिन वहाँ टाइगर अली आते हैं, जिसे देखकर मुरली काफी खुश होता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टाइगर अली भी उस वॉर में शहीद हो चुके हैं। जिसके बाद टाइगर अली मुरली से बात करते हैं और उसे उसके सपने के बारे में याद दिलाते हैं कि तेरा सपना था ओलंपिक में गोल्ड लाने का, अब चाहे वो किसी भी खेल में क्यों ना हो। फिर वो उसे पैरालंपिक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तूने उन कहानियों के बारे में तो जरूर सुना होगा कि एक लड़की के हाथ नहीं थे, फिर भी वो गोल्ड मेडल ले आई। अगर वो गोल्ड ला सकते हैं तो हम भी गोल्ड ला सकते हैं। ये सारी कहानी सुनकर मुरली अगले दिन से स्विमिंग की कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाता है, क्योंकि अब उसे बस पैरालंपिक में जाना था और टाइगर अली उसे ट्रेन कर रहे थे। अब उसके कुछ दिनों बाद स्विमिंग करने के बाद भी उसकी टाइमिंग में कुछ ज्यादा असर नहीं आता। तब टाइगर अली मुरली की स्विमिंग के लिए थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज कराने लगते हैं, जिसके बाद मुरली की टाइमिंग सुधर जाती है और अब मुरली पैरालंपिक खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पैरालंपिक खेलने के लिए जर्मनी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, तो जर्मनी की सरकार पैरालंपिक कहीं और शिफ्ट करवा देती है। फिर ये दोनों वहाँ भी पहुँच जाते हैं, जहाँ मुरली का पहला स्विमिंग मैच होता है, जिसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें से मुरली को टॉप 4 में आना था, तभी वो आगे के राउंड खेल पाएगा। फिर मुरली अपनी पूरी जी जान लगाकर स्विमिंग करता है और किसी तरह से टॉप 4 में पहुंच जाता है। अब अगले मैच में मुरली को टॉप 3 में आना था, लेकिन बाकी प्लेयर्स उससे काफी तेज स्विमिंग करते थे, मगर फिर भी मुरली किसी तरह से पूरी जी जान लगाकर टॉप 3 में भी आ जाता है, जिसके कारण वो फाइनल में पहुंच जाता है।
अब अगला मैच फाइनल होता है, जिसमें स्विमिंग करते समय मुरली को अपने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जहां सब लोग उस पर हंस रहे थे। कोई उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ा रहा होता है तो कोई उस पर पत्थर मार रहा होता है। ये सब याद आने पर मुरली को गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेज स्विमिंग करता हुआ इस मैच को जीत जाता है और यहीं पर आज उसका सपना पूरा हो जाता है, जो देखकर टाइगर अली बहुत खुश होते हैं। इससे वो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड जीत गया था। अब ये खबर सुनकर पूरा देश काफी खुश हो जाता है, क्योंकि मुरली पहला व्यक्ति था जो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड लाया था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ मुरली की पैरालंपिक में गोल्ड लाने वाली बात किसी को भी पता नहीं होती। यहाँ तक कि ये बात रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं थी, जिस वजह से मुरली को अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। अब ये कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर सचिन कामले मुरली की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मुरली की सारी बातें एक जर्नलिस्ट को बता देता है। तब जर्नलिस्ट मुरली के ऊपर रिसर्च करके उनके बारे में सब पता लगाती है और फिर वो अखबार में मुरली पेटकर के बारे में छाप देती है, जिस वजह से मुरली के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है। फिर एक दिन कुछ सरकारी आदमी मुरली पेटकर के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। जो सुनकर मुरली काफी खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, जिसमें कार्तिक आर्यन की एक्टिंग सबसे दमदार थी और ये पूरी मूवी आपको इंस्पायर जरूर करती है। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।